जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। सितंबर 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि 9वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज के दिन को हमारे देश में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1968 से ही हर साल आज के दिन 15 सितंबर को ये दिवस मनाते हैं भारत के महान इंजीनियर सर मोक्ष विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के रूप में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, पहली बड़ी खबर महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि जीएसटी 2.0 से भले ही राहत मिलने वाली है, लेकिन हालिया ताजा सर्वे के मुताबिक हमारे देश में 63% लोग महंगाई से परेशान हैं। 7% लोगों को तो मासिक खर्च उठाने में भी दिक्कत होती है और खर्च मैनेज करने के लिए बल्क में सामान खरीद रहे हैं हमारे देशवासी। हालांकि 22 सितंबर से नए जीएसटी रेट्स लागू होने के बाद काफी चीजें थोड़ी बहुत सस्ती होगी। और इस बीच देखिए, सरकार ने दवा और इंश्योरेंस पर भी जीएसटी कटौती का लाभ आम ग्राहकों को 22 सितंबर से जरूर दिया जाए, यह आदेश जारी किया सभी कंपनियों को। कल ही मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने कई सारे प्रोडक्ट में रेट में कटौती का फैसला लिया है। डव शैम्पू, हॉर्लिक्स, लाइफबॉय साबुन समेत रोजमर्रा की काफी सारी चीजें सस्ती होगी। 15% तक की बचत होगी लगभग आपको। ये HUL के सामानों की नई रेट लिस्ट, नई MRP जो है कुछ इस तरह से होगी, देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने AC और LED लाइटों के लिए PLI योजना की अवधि को बढ़ा दिया है। अब 14 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकेगा। PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भारत सरकार की एक पहल है, जिसका मकसद है हमारे देश में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। राइट, तो अभी जो ये इलेक्ट्रिक आइटम्स, AC, LED लाइट वगैरह के लिए सरकार ने PLI योजना की आवेदन विंडो 30 दिनों के लिए और खोल दी है। इसकी लास्ट डेट 15 सितंबर थी, तो अब 14 अक्टूबर कर दिया इसको बढ़ाकर। और इनकम टैक्स रिटर्न पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है। अब तक हमारे देश में 6 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल हो चुके हैं और आज 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एलन मस्क के 500 कर्मचारियों का अचानक बंद हुआ सिस्टम और फिर एक ईमेल आया। दरअसल एलन मस्क की जो ग्रोक AI कंपनी है, XAI, उसके 500 डेटा एनोटेशन कर्मचारियों को कंपनी से बाहर निकाल दिया। बस अचानक ईमेल किया कंपनी ने और नौकरी से आउट कर दिया इन कर्मचारियों को। देखिए AI टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, दिनों दिन जॉब ले ऑफ की खबरें भी बढ़ती जा रही हैं। और एक बड़ी खबर देखिए, बीते दिन HDFC बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग, बिल पे, मोबाइल बैंकिंग वगैरह की सर्विस में काफी दिक्कत आई। यूजर्स ने शिकायत भी की। हालांकि बैंक का कहना है कि अब सब कुछ वापस सही कर दिया गया है। चलिए खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में कल 16 सितंबर को ANTF प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। ANTF यानी एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का ये सम्मेलन होने जाना, देश में अवैध नशा तस्करी वगैरह को खत्म करने के लिए। और बड़ी खबर आ रही है, बिहार के बाद अब देश भर में SIR कराने की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग। राज्यों को 30 सितंबर तक तैयारी करने के निर्देश भी दिए। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोपों के बाद अब बिहार के साथ साथ पूरे देश में सभी राज्यों में एक साथ मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR कराने की ये योजना बनाई है और 30 सितंबर तक की तारीख तय की है। सभी राज्यों को निर्देश भी दिए हैं। रिपोर्ट्स आ रही कि अगले महीने अक्टूबर में देश भर में SIR की घोषणा हो सकती है। और वहीं बिहार चुनाव 2025 के माहौल के बीच पटना में संविदा कर्मियों का आंदोलन भी जारी है। नीतीश सरकार के खिलाफ खूब गूंजे नारे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले संविदा कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर ये आंदोलन वगैरह कर रहे हैं। और वहीं बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, पश्चिम बंगाल में इस बार छठ पूजा पर 2 दिन की छुट्टी रहेगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। वैसे तो ये छठ पूजा का महापर्व बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में ज्यादा मनाया जाता है, अब ये पूरे भारत और विदेशों तक भी पहुंच रहा है। और ऐसे में अब पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी छठ पूजा पर 2 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को बिहार के पूर्णिया का दौरा करेंगे और इस दरमियान बिहार को कुल 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे, नेशनल मखाना बोर्ड का भी उद्घाटन करेंगे। PM मोदी के आगमन में SPG ने सुरक्षा मोर्चा भी संभाला और कोलकाता के बाद अब ये बिहार पूर्णिया का एयरपोर्ट पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। 2800 मीटर लंबा इसका रनवे है, 4000 स्क्वायर मीटर में टर्मिनल भवन है। ये बिहार का चौथा एयरपोर्ट है जिसका आज PM मोदी उद्घाटन करेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट पर यात्रियों को ये कुछ खास सुविधाएं मिलेगी, डिटेल आप देख सकते हैं। और पूर्णिया से पूरे बिहार को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 लाख लोग PM की इस जनसभा में पहुंचेंगे। सीमांचल के राज्यों को हजारों करोड़ की सौगात भी देंगे और यहाँ से विधानसभा चुनाव बिहार की तैयारियों की शुरुआत भी हो जाएगी। वैसे बीते 2 दिन के दौरान ही PM मोदी ने 3 पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया, हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। और बीते दिन PM मोदी पूर्वोत्तर दौरे के दूसरे दिन असम राज्य को भी 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। और असम में PM मोदी ने एक वादा भी किया, उन्होंने कहा कि किसानों को हर साल 200 करोड़ रुपए का फायदा होगा। असम बनेगा ऊर्जा और तकनीक का हब भी। और असम में 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए तो डेमोग्राफी मिशन का भी ऐलान किया। असम से PM मोदी
मोदी ने एक और बड़ी घोषणा की, आयात पर निर्भरता घटाकर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा हमारा देश भारत। पीएम मोदी ने बांस से इथेनॉल तैयार करने वाले प्लांट का भी उद्घाटन किया असम में। इससे 50,000 से भी ज्यादा लोगों को लाभ होगा। मतलब अब असम में बांस के जरिए इथेनॉल बनाया जाएगा, जो E20 इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है ना, वो। और इस दरमियान पीएम मोदी बोले कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का केंद्र है पूर्वोत्तर भारत। और पीएम ने असम में एक अनोखी बात कही, बोले कि मैं शिव भक्त हूँ, सारा जहर निकल जाता हूँ। मतलब जो भी पीएम मोदी की आलोचनाएं की जाती है, विपक्ष के द्वारा उनको गालियां दी जाती हैं, तो उन पर पीएम मोदी बोले कि मैं शिव भक्त हूँ, जहर निगल लेता हूँ। कांग्रेस ने घुसपैठियों को बढ़ावा दिया, गरीबों को ठुकराया, हमारे लिए जनता ही भगवान है। तो यूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम दौरे के दूसरे दिन दरांग और गोलाघाट के नुमालीगढ़ में कुल 18,500 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम की जनसभा में एक शख्स उनकी मां की तस्वीर भी लेकर आया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं असम के बाद पीएम मोदी देर शाम कोलकाता पहुंचे। यहाँ वो 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कोलकाता में भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। आज ये 16वें कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। और इससे पहले पीएम मिजोरम के दौरे पर भी गए थे। यहाँ भी 9,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास वगैरह किया, मैंने आपको बताया था। अपडेट। चलिए अगली खबर देखिए। देश भर में आवारा कुत्तों के विवाद पर भी पीएम मोदी ने कहा कि एनिमल लवर्स गाय को जानवर नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स के पक्ष में फैसला सुनाया था, तो इस मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने चुटकी ली। और वहीं बीते दिन आपको पता होगा हिंदी दिवस था। इस मौके पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाने का आह्वान किया और लोगों से अपील की कि सभी भाषाओं को प्यार दें, मिलजुल कर रहें, भाषा पर राजनीति ना करें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन हमारे भारत के कई राज्यों में भूकंप के बड़े झटके लगे। असम में भी 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। उत्तर बंगाल, भूटान में भी ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और ये असम के भूकंप की कुछ तस्वीरें देखिए। मकानों में भी दरारें आ गई। पश्चिम बंगाल, भूटान तक भी ये भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। ये कई मकानों की दीवारों में दरारें आ गई, देख सकते हैं आप तस्वीरें। और देश की राजधानी दिल्ली NCR में भी ये भूकंप के झटके महसूस हुए तकरीबन 10 सेकंड तक। यहाँ तीव्रता 4.4 की थी और ये हरियाणा के झज्जर में था भूकंप का केंद्र। 6 महीने में तीसरी बार यहाँ भूकंप आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर। देश के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। नई रक्षा खरीद नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि इससे हमारे देश में डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। बजट 2025 के अनुमान में राजस्व खरीद का बजट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है। और इस बीच रक्षा मंत्रालय में खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक नया ढांचा भी मंजूर किया। रक्षा मंत्री ने यह महत्वपूर्ण जानकारी दी। चलिए खबर आ रही है 10 IMT और लाखों युवाओं को रोजगार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक पूरी तरीके से लागू करेंगे राज्य में। हरियाणा सीएम की तरफ से यह घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में 10 नई IMT स्थापित होगी, जिससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और वही खबर आ रही उत्तराखंड राज्य में भी बढ़ेगा साहित्यिक पर्यटन। 2 नए साहित्य ग्राम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा ऐलान किया। उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी का यह प्लान है। चलिए खबर देखिए। पंजाब के 2300 गाँव में बाढ़ के हालातों के बाद अब सफाई महाअभियान की शुरुआत की। बीते दिन 14 सितंबर से यह अभियान शुरू हुआ। सब जगह एक साथ उठेंगे झाड़ू, जेसीबी वगैरह चलाई जाएगी। और ये सफाई अभियान 23 सितंबर तक चलेगा पूरे राज्य में, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे अब शिक्षक। TET की अनिवार्यता पर बड़ा बवाल मचने लगा। PMO को तकरीबन 2.5 लाख पत्र भी भेजे गए। दरअसल शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया, TET पास करना अनिवार्य होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है। और यही वजह है कि यूपी के टीचर्स में शिक्षकों में आक्रोश देखा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के कई शिक्षक संगठनों ने अब इसके लिए बड़ा विरोध आंदोलन करने की चेतावनी दी है। 20 सितंबर तक पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन भेजा जा सकता है। ये यूपी के शिक्षक संगठन प्लान कर रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि मेरा दिमाग 200 करोड़ प्रति महीने का है, मुझे पैसों की कमी नहीं है। दरअसल एथेनॉल मिले पेट्रोल से उनके बेटों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा उन पर सोशल मीडिया के कई वीडियोस में। तो इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा कि मेरा दिमाग 200 करोड़ प्रति महीने का है, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है और मुझे पता है कि पैसे कहां से ईमानदारी से कमाना है। वो बोले कि मैं दलाली नहीं करता हूं, फ्रॉड नहीं करता हूं, बेटों को कमाई के आइडियाज देता हूं। हाल ही में सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि E20 इथेनॉल की वजह से गाड़ियों के माइलेज कम हो रहे हैं और नितिन गडकरी के दोनों बेटों के पास इथेनॉल बनाने वाली कंपनीज और उनके प्लांट हैं। तो यही वजह है कि उनके ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते। चलिए अगली खबर देखिए। बारिश के चलते वैष्णो देवी यात्रा फिर से स्थगित की गई। उत्तर प्रदेश में 4% कम बारिश हुई इस मानसूनी सीजन में, तो हिमाचल प्रदेश में 133% ज्यादा बारिश देखने को मिली है। वैसे अब राजस्थान राज्य से मानसून की विदाई की शुरुआत हो चुकी है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुखद दुर्घटना हो गई। 2 परिवारों के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित करने गए थे अपने परिजनों की, और जब वापस लौट रहे थे तभी राजस्थान के जयपुर में ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। रिंग रोड से इनकी कार बेकाबू होकर गिर गई। 2 परिवारों के 7 लोगों की जान चली गई, जबकि अपने ही परिवार के दिवंगत परिजनों का अस्थि विसर्जन करके हरिद्वार से लौट रहे थे। तभी रिंग रोड के फ्लाईओवर से 16 फीट नीचे पानी में इनकी गाड़ी गिर गई और जान चली गई। चलिए अगली खबर देखिए। संशोधित वक्फ कानून से जुड़े 3 मुद्दों पर आज अंतरिम फैसला सुनाया जाएगा देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।
हैं। वैसे इस मामले पर सुनवाई 22 मई को हो चुकी थी, तब सुरक्षित रखा गया था आदेश। तो आज सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगा संशोधित वक्फ कानून को लेकर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि जापान देश में 1 लाख बुजुर्गों की उम्र 100 साल से भी ज्यादा है और जापान देश ने 55वीं बार ये नया रिकॉर्ड बनाया जब दुनिया की सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी वाला देश बना जापान। मतलब ये रिपोर्ट्स और आंकड़े बताते हैं दोस्तों कि जापान में लोगों की उम्र ज्यादा लंबी है, ज्यादा लंबे समय तक, लंबे सालों तक जीते हैं जापान में लोग, राइट। और हमारे देश में भी जनगणना को लेकर सरकार का प्लान है। जनगणना की मॉक ड्रिल अगले महीने अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, जो कि 60 दिन तक चलेगी। इस मॉक ड्रिल में पूरे देश का स्मार्ट मैप बनाया जाएगा। जनगणना 2 फेज में होनी है। 2026 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी पहले फेज की, और दूसरा फेज 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। इस दूसरे फेज में देश के बाकी सभी राज्यों में जनगणना होगी। चलिए अगली खबर देखिए, पड़ोसी देश नेपाल में जो हिंसा हुई थी उसमें मरने वालों का आंकड़ा 72 पहुंच चुका है। और अब नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की ने नेपाल में ये आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित कर दिया है। यानी नेपाल हिंसा में मारे गए लोग शहीद कहलाएंगे, उन्हें शहीद का दर्जा देगी नेपाल सरकार। अंतरिम पीएम बोले कि मरने वाले पीड़ितों को 10-10 लाख का मुआवजा भी देंगे उनके परिजनों को। तो अभी नेपाल में हालात सामान्य होने लगे हैं। 5 मार्च को 6 महीने बाद नेपाल में अब आम चुनाव होंगे और तब तक ये अंतरिम पीएम के रूप में रहेंगी सुशीला कार्की। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस पर किए 361 ड्रोन हमले हैं। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में से एक में भीषण आग भी लग गई। बीते दिन रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर से भयंकर देखने को मिली। वहीं खबर देखिए, गाजा में भी आईडीएफ के बमबारी में 13 लोगों की मौत हो गई। हर दिन विस्थापित हो रहे हैं हजारों लोग, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। अभी इजरायली सेना की बमबारी देखने को मिल रही है गाजा में। और खबर आ रही कि चीन से संबंध बढ़ाने पर तिब्बती नेता ने भारत को आगाह किया, चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी विस्तारवादी नीति है, वे सब हड़पना चाहते हैं तो भारत जरा सावधानी से चाइना के साथ संबंध बनाए ऐसे। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में विदेशी टीवी शोज या विदेशी फिल्म देखने पर भी अब लोगों को फांसी की सजा दी जा रही है। नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग, उन्होंने ये अनोखा फरमान जारी किया। उसके बाद देश भर में हाहाकार का माहौल है। उत्तरी कोरिया के ये खतरनाक कानून देखिए जरा आप, किस जमाने में जी रहे हैं ये लोग अभी भी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, यूके के लंदन में आवर्जन विरोधी रैली में 1 लाख लोग शामिल हुए हैं। सड़कों पर उमड़ी भीड़, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुई हैं। लंदन में अवैध अप्रवासी मुद्दे को लेकर ये लोगों ने प्रदर्शन किया। लाखों लोगों की भीड़ जुटी और इस आंदोलन में एलन मस्क भी जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि लड़ो या मरो। प्रोटेस्ट के समय पीएम फुटबॉल मैच देख रहे थे। तो ब्रिटेन में लंदन में यह भयंकर प्रदर्शन देखने को मिला। और वहीं देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के लिए भी विसात की तैयारी हो रही है। मैड्रिड में यूएस चीन की आर्थिक व्यापारिक वार्तालाप होनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ खेल समाचार पर नजर डाल लेते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज अपडेट देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, एशिया कप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। जो बीती रात दुबई में यह मैच खेला गया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर भारतीय टीम को जिताया और जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया गया, क्योंकि जम्मू पहलगाम हमले, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया भारत पाकिस्तान के बीच। और इस पहले ही मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। ये एशिया कप का 6वां मैच था। ये कुछ खिलाड़ियों के स्कोर वगैरह भी आप देख सकते हैं। और खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के पहलगाम हमले के विरोध में काली पट्टी बांध करके खेल खेला, मैदान में उतरे। वैसे भारत की शानदार जीत हो चुकी है, लेकिन इस मैच से पहले देश भर में इसका कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। महाराष्ट्र में उद्धव समर्थकों ने टीवी तोड़े, पीएम को सिंदूर भेजा कई महिलाओं ने। पीड़ित बोले कि जिनके हाथ खून से सने हैं उन्हीं हाथों से मैच खेल रहा पाकिस्तान। पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह में भी भारत पाकिस्तान मैच पर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेता बोले कि पीएम मोदी ने देश का भरोसा तोड़ा। हरियाणा में भी भारत पाकिस्तान मैच को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि कई जगहों पर भारत की जीत के लिए पूजा अर्चना भी रखी गई। तो दोस्तों, इन सब विरोध प्रदर्शन और दुआ पूजा के हालातों के बीच आखिरकार भारत के लिए गर्व की बात यह है कि भारत की शानदार जीत हो गई। और कुछ और खेल जगत से भारत के लिए अच्छी खबरें देखिए। हरियाणा की बेटियों ने बढ़ाया मान, जैस्मिन लंबोरिया बनी वर्ल्ड चैंपियन। नूपुर को रजत और पूजा को कांस्य पदक मिला। ये भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में मेडल दिलाकर भारत का नाम रोशन किया है। देखिए, हरियाणा गुरुग्राम की काम्या ने भी 81 किलोमीटर स्विमिंग में जीता सिल्वर मेडल। 12 घंटे में पूरी की रेस। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनका दूसरा स्थान आया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग में भारत को 2 दिन में ही 2 गोल्ड मेडल मिले। मीनाक्षी ने 3 बार की विश्व विजेता को हराया और जैस्मिन भी बनी चैंपियन। इंग्लैंड में चल रही ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने दूसरा गोल्ड मेडल भी जीत लिया है। और पंजाब के मोहाली में पहला वनडे जीता ऑस्ट्रेलिया ने। भारतीय विमेंस टीम को 8 विकेट से हराया। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को त्रिपुरा राज्य का दौरा करेंगे और इस दरमियान वो पुनर्निर्मित त्रिपुरेश्वरी मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। और आज 15 सितंबर को भी पश्चिम बंगाल कोलकाता में पीएम मोदी यहाँ 3 दिवसीय सशस्त्र बल सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज पंजाब आएंगे। अमृतसर, गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने भी गुरदासपुर का दौरा किया था। तो अब आज राहुल गांधी भी पंजाब आएंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी अभी 2 दिन के गुजरात दौरे
पर पहुंचे। अहमदाबाद में उन्होंने अपने जन संबोधन में कहा कि मातृभाषा से बच्चों को वो सिखा सकते हैं जो उसे कोई पाठ्यक्रम नहीं सिखा सकता। हिंदी दिवस के मौके पर अमित शाह ने ये बयान दिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हैदराबाद के स्कूल में एक ड्रग फैक्ट्री का बड़ा खुलासा सामने आ रहा। डायरेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर तो स्कूल की क्लास चलती थी, सेकंड फ्लोर पर ड्रग्स का ये बड़ा रैकेट चलता था। देखिए जरा आप, तेलंगाना के हैदराबाद में एक प्राइवेट स्कूल में ये ड्रग्स का रैकेट चल रहा था, पूरी फैक्ट्री थी। अच्छा, स्कूल के अंदर बना रखा था कि किसी को डाउट ना हो, शक ना हो, समझ रहे हो। स्कूल जिसे विद्या का मंदिर कहा जाता है, वहाँ इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रहे हैं लोग बाग। और वही खबर देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि दुनिया में संघर्ष की वजह स्वार्थ और अहंकार है। एमपी इंदौर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आस्था, कर्म, तर्क की भूमि है। हम कभी बटे थे, उसे फिर एक करेंगे। चलिए खबर देखिए, पीएम मोदी के सलाहकार अमित खरे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के सचिव बने हैं। और वही देखिए, उड़ीसा में सिपाही भर्ती की प्रैक्टिस के दौरान एक नेपाली युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वनतारा मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट। आज 15 सितंबर को इस मामले पर भी सुनवाई होनी है। चलिए अगली खबर देखिए, अगले 3 महीने में होगा राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन, तैयारियों में जुटा खेल मंत्रालय। देश के खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अगले साल जनवरी 2026 के अंत तक इस अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने का वादा किया है। और एनएसबी का गठन उस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगा जो कि अगले महीने अक्टूबर में शुरू कर दिया जाएगा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए मौसम अपडेट पर नजर डालते हैं। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई, अगले 72 घंटे आफत की बारिश होगी कई राज्यों में। भारी बारिश की फिर से शुरुआत होने जा रही है अगले 3-4 दिन। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि देश के कई राज्यों में फिर से भारी बारिश का माहौल शुरू होगा, मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो जाएगा ऐसा। और बीते दिन भी भारी बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर में माता वैष्णो देवी यात्रा को फिर से स्थगित किया गया। कुछ और राज्यों के मानसून की स्थितियां देखिए, छत्तीसगढ़ में 28 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। बिजली गिरने की भी आशंका, अगले 3 दिन यही स्थितियां रहेगी। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में नाले में बह गई एक कार, पुलिया के नीचे अटकी। सुजानपुर संदोल मार्ग भी बंद हुआ, कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया। हिमाचल के भी 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। और मध्य प्रदेश में देखिए, भोपाल में तेज बारिश चल रही, आज भी 8 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। इंदौर, जबलपुर संभाग में भी गिरा पानी। मध्य प्रदेश में एक नया सिस्टम एक्टिव हुआ, इसके चलते अगले 3 दिन तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। यूपी में देखिए, एक घटना हो गई, नदी में बह गया एक ट्रैक्टर भी। बांदा में 2 भाई डूब गए, जिनमें एक को बचाया गया। बलिया में 5 मकान समाये ढह गए। मतलब यूपी के भी 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और इधर देखिए, पंजाब में अब आज हल्की बारिश के आसार रहेंगे। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में राहत कार्य तेज हुआ, कई नदियों का जलस्तर घटने लगा, दिन का तापमान भी बढ़ा है। हरियाणा के भी मानसून पर अपडेट आ रहा है कि पंचकुला में सुबह से बारिश देखने को मिल रही है। 16 तारीख तक अब मौसम साफ रहेगा, लेकिन 17 सितंबर को हरियाणा के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। उसके बाद मानसून की सक्रियता फिर से बढ़ेगी। और इधर देखिए, बिहार पटना में तो दिन में ही मानो अंधेरा सा छा गया, तेज बारिश हुई। नालंदा, सिवान में भी बारिश देखने को मिली। छपरा में कटाव से एक दीवार गिर गई, एक महिला की जान भी चली गई। और राजस्थान के अधिकतर जिलों में अब मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। 25 सितंबर तक पूरे राजस्थान से मानसून जा सकता है। हालांकि 17 सितंबर को राजस्थान के कुछ संभाग में और जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। बाकी और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है कुछ राज्यों में तो, और बाकी मध्य भारत और उत्तरी भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, 18-19 सितंबर को बाजार में बड़े मोमेंटम की उम्मीद है। 5 फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। और बीते सप्ताह भी भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बढ़ी है। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप सप्ताह भर में ही 40,788 करोड़ रुपए बढ़ा। और निवेशकों के लिए खबर आ रही है, अगले 2-3 सप्ताह में आएंगे 1 दर्जन कंपनियों के आईपीओ, 10,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया है। और वहीं इस महीने सितंबर में ही एफपीआई ने 8,610 करोड़ रुपए विड्रॉ किए इंडियन स्टॉक मार्केट से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, देश के आर्मी कमांडर बोले कि 1965 युद्ध से हमने सीख ली, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, इस बार हमारा जवाब और कड़ा होगा, हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। और वहीं खबर आ रही कि सेवा पर्व को स्वच्छता उत्सव के रूप में मनाएगा वन विभाग। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश वन विभाग की तरफ से यह प्लान किया गया पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजनीतिक दलों में बढ़ते भ्रष्टाचार पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया। केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर 4 सप्ताह में जवाब मांगा। एक भाजपा नेता ने दायर की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो इन पर ठोस कानून क्यों नहीं बनाया गया। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों से 3 नवंबर तक इस मुद्दे पर जवाब भी मांगा है। और खबर देखिए, कृष्णा पटेल 5वीं बार बनी राष्ट्रवादी कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। कौसाम्बी के कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा संगठन ही ताकत है। और बॉलीवुड से खबर आ रही, एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती को ईडी ने समन भेजा। ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की जाएगी। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में
शिक्षकों को रैली में खलासी बनाने का भी विवाद पैदा हो रहा। पूर्णिया में पीएम मोदी की रैली के लिए 200 बसों में शिक्षकों की तैनाती की गई। तो इस मुद्दे को लेकर भी काफी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है कि मास्टर साहब जनगणना भी करेंगे, मतगणना का काम भी करेंगे और मोदी जी की रैली में भीड़ भी जुटाएंगे। वैसे पीएम मोदी के बिहार दौरे से ठीक पहले पीएफआई बिहार चीफ भी गिरफ्तार हुआ। एनआईए ने महबूब आलम नदवी को किशनगंज से पकड़ा। और बिहार बेगूसराय में भी 17-18 सितंबर को तेजस्वी यादव अपना दौरा करेंगे। वहीं देखिए बिहार में गिरिराज बोले कि मस्जिदों से फतवा आएगा तो मंदिरों के घंटे बजेंगे। लालू पर सम्राट चौधरी का तंज, एक बेटे को घर से निकाला दूसरे को भी निकाल देंगे। बिहार में पॉलिटिक्स पर अभी माहौल काफी गरमाया हुआ। देखिए बिहार में बदलाव के लिए सरकार बदलना होगा, दीपांकर भट्टाचार्य ने भी ये बयान दिया। वहीं इधर कांग्रेस भी अब बिहार में हर घर अधिकार अभियान का आगाज किए हैं। सीवान में सुशील कुमार बोले कि युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड उपलब्ध कराएगी हमारी सरकार। तो ये कुछ बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले माहौल चल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी घोषित हुए। उत्तराखंड में 42 लोगों को दायित्व दिया गया। पहली बार 5 महिलाओं को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली। और वहीं इधर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर भी विरोध तेज हुआ। ओबीसी, बंजारा और आदिवासी संगठन ने प्रदर्शन की तैयारी की। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आपको पता होगा मनोज जरांगे जो भूख हड़ताल किए थे, उसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया था। तो इसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर काफी विरोध हो रहा। शरद पवार बोले कि मराठाओं को आरक्षण देने से SC, ST और ओबीसी पर असर पड़ेगा। सामाजिक एकता कमजोर कर रही है सरकार। वहीं इधर इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि मराठा आरक्षण के GR से ओबीसी के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। चलिए अगली खबर देखिए। यूएन में फिलिस्तीन को मिला भारत का साथ। 2 देश समाधान के प्रस्ताव में वोट किए। गाजा पट्टी पर भी सपोर्ट दिया गया। वहीं खबर आ रही यूपी में बाबा टीकाराम तीर्थ का होगा पर्यटन विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने मांग की है। और उत्तर प्रदेश में डिप्टी CM से मिले 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 23 बार डेट लग चुकी है लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। वहीं यूपी में वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय व ऑफलाइन तबादले के लिए भी अब आंदोलन होगा। शिक्षकों ने अपनी बैठक में यह रणनीति भी बनाई। प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा। और खबर आ रही हिमाचल प्रदेश में शुरू होगा पैराग्लाइडिंग का रोमांच। ट्रेकिंग के शौकीनों को करना होगा इंतजार। वाटर स्पोर्ट्स पर भी फैसला जल्दी लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अब मानसून विदाई लेने लगा और 16 सितंबर से ही पैराग्लाइडिंग फिर से शुरू हो जाएगी। और खबर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भिखारियों के आश्रय गृह में भी सुनिश्चित हो गरिमापूर्ण जीवन। कोर्ट ने सभी राज्यों को यह निर्देश दिया। वहीं देखिए चीन का ऐतराज खारिज हुआ। फिलीपीन को ब्रह्मोस मिसाइलों की तीसरी खेप देगा भारत। 3310 करोड़ रुपए का सौदा फाइनल हुआ। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि प्रकृति के साथ इंसानों का जुड़ाव 60% कम हुआ। नई पीढ़ी पर्यावरण को सामान्य मान रही है। रिपोर्ट बताती है कि धरती पर मानव निर्मित वस्तुओं का भार अब सभी जीवित प्राणियों के कुल वजन से भी ज्यादा हो चुका है। और ये वही पलटाव है जिसे वैज्ञानिक अनुभव के विलुप्त होने और प्रकृति पर उपनिवेश जमाने के रूप में देखा जा रहा है। तो कहीं न कहीं इंसान अपने ही विनाश की तकदीर लिख रहे हैं, धरती पर डेवलपमेंट बनाकर ऐसा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है बेरोजगारी पर। देखिए बीटेक के बाद नौकरी पाने वालों में तमिलनाडु राज्य देश में सबसे आगे है, नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में भी हालांकि सुधार हुआ है पिछले कुछ सालों में। ये रिपोर्ट्स के डेटा भी आप देख सकते हैं। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों। 18 साल के लड़के के हृदय से बची एक 13 साल की मासूम बच्ची की जान। उस बच्चे के हृदय का ट्रांसप्लांट किया गया है 13 साल की लड़की में। केरल की ये लड़की है जिसका सक्सेसफुली हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है। और ये लाइफ की रियल घटनाएं, रियल कहानियां हमें ये बताती हैं दोस्तों कि अंग दान करना, ऑर्गन डोनेशन करना कितना बड़ा महादान है। किसी को नई जिंदगी दे सकता है। रुपये, पैसे, धन दौलत, खाने पीने की चीजों के दान से भी सबसे बड़ा महादान है अंगदान, राइट। और जलवायु परिवर्तन पर एक बड़ी खबर देखिए। आसमान में हवाई जहाजों को लगेंगे तेज झटके। यात्रियों की सुरक्षा भी प्रभावित होगी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने शोध में दावा किया कि जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ेगा उसके बाद फ्लाइट जिस ऊंचाई पर उड़ती हैं, टर्बुलेंस के कारण वहां भी झटके ज्यादा लगेंगे ऐसा। और देखिए मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली है। 6ठी बार प्रमुख विहीन हुआ आयोग। फिलहाल सिर्फ 2 सूचना आयुक्त कार्यरत हैं। चुनाव आयोग को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं देखिए उत्तराखंड में 6 साहित्यकारों को मिला उत्तराखंड दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। और इधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बोले कि CBSE का पाठ्यक्रम का फैसला ऐतिहासिक है। शिक्षा के लिए इस साल 9,849 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। और देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर के सोनम रघुवंशी मामले पर सोनम ने अब जमानत याचिका लगाई। बोली कि हनीमून पर पति को मैंने नहीं मारा, पुलिस ने फंसा दिया, मुझ पर झूठे आरोप है ऐसा। और देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया GCOM इंडिया। किसानों को बिचौलियों से मिलेगा छुटकारा, पूरे देश में बेच सकेंगे अपनी फसलें। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। वहीं देखिए काशी पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन किए। और हरियाणा में भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि PM आवास योजना के तहत 1,20,00,000 घर स्वीकृत हो चुके हैं। 94 लाख आवास का निर्माण हो चुका अब तक। और खबर देखिए GST के इस नियम से कारोबारियों के लिए भी अच्छी खबर है। कारोबारियों को फायदा होगा। दरअसल डीलरों को दिए जाने वाले डिस्काउंट को लेकर कारोबारियों के मन में जो लंबे समय से कंफ्यूजन चल रहा था, तो इसी को लेकर सरकार ने GST पर नया नियम लागू किया। और ये न्यू रूल्स भी GST के नए स्लैब वाले दिन 22 सितंबर
सितंबर से ही लागू होंगे। क्या है ये नए नियमों की विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए भारत ने बड़ा बैंकिंग प्लान बनाया है, साल 2047 तक टॉप 20 में शामिल होंगे देश के 2 बैंक भी। डेटा आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया। श्री कृष्ण लीला स्थलों पर बनेंगे श्री कृष्ण पार्थिव तीर्थ, नगरीय निकायों में गीता भवन भी बनाए जाएंगे। और वहीं दोस्तों आज 15 सितंबर से यूपीआई के भी कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा। दरअसल एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में जो महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है, इसके तहत ट्रांजैक्शन की लिमिट को बदला जा रहा है। अब एनपीसीआई इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, कैपिटल मार्केट, P2P पर्सन टू पर्सन वगैरह, इन लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन करने जा रहा है। जबकि जो P2M पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन होते हैं व्यापारियों वगैरह के लिए, उनकी लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख से भी 10 लाख करने जा रहा है। 24 घंटों में आप 10 लाख रुपए तक का लेन देन कर पाएंगे। और भी इस टेबल में अलग अलग डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं कि अब आप पर डे 24 आवर्स के अंदर अंदर किस तरह की ट्रांजैक्शन कैटेगरी में कितना ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, है ना। चलिए खबर आ रही है, भारत 15 से 19 सितंबर 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल आयोग IEC की 79वीं आम बैठक की मेजबानी करेगा। और पीएम नरेंद्र मोदी भी अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का यह प्लान है। वैसे राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य अभियान से जुड़ा आयुष मंत्रालय भी 17 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। और बीते दिन हिंदी दिवस के मौके पर भी पीएम मोदी बोले कि विश्व पटल पर हिंदी का बढ़ना भारत के लिए सम्मान और गर्व की बात है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं को नई पहचान मिली, ये एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है। और वहीं देखिए गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में कल 16 सितंबर को ANTF प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मैंने आपको बताया था अपडेट शायद। और वहीं खबर आ रही कि श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए सरकार देगी अब आर्थिक सहायता। बिहार के नीतीश सरकार का यह प्लान है। वहीं देखिए पंजाब में पंचायतों का एक नया फरमान जारी हुआ। दूसरे प्रदेश से आए लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन करवाने का अल्टीमेटम दिया गया। पंजाब रूपनगर वगैरह में आदेश जारी हुआ है। और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी खुशखबरी, नवंबर में HRTC के बेड़े में शामिल होगी 297 इलेक्ट्रिक बसें भी हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टरों के लिए गुड न्यूज आई, लंबे समय तक रह सकेंगे थाना प्रभारी भी। इन नियमों में भी बदलाव किया गया है। और देखिए नवाचार और AI से उच्च शिक्षण संस्थानों को मिलेगा बढ़ावा, शिक्षा की गुणवत्ता में होगा सुधार, ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। और उत्तर प्रदेश में देखिए ऑनलाइन ट्रेडिंग के जाल में फंसे व्यक्ति ने गंवाए 1.25 करोड़ रुपए के लगभग। पहले डबल रिटर्न का लालच दिया और फिर इससे पैसे ठगी। यूपी मथुरा का यह मामला है। आए दिन इस तरह की ठगी के मामले सामने आते हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ। साइबर फ्रॉड से अलर्ट रहे हैं ना। मैं देखिए वास्तुकार प्रमोद जैन ने मुंबई में डिजाइन स्केप पुरस्कार 2025 जीता, ग्रहण किया इसे। और राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 में राजीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों का भी प्रदर्शन हुआ। बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों को लेकर नियमों में बदलाव किया गया। एक तो VIP दर्शन पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, नई सिरे से लगेगी रेलिंग वगैरह भी, श्रद्धालुओं को अब राहत मिलेगी। वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ये बदलाव किया गया है। और देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया राहटाकर को मिलेगा आचार्य तुलसी कृतित्व पुरस्कार भी है। और एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही, दिल्ली में सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत हो गई। BMW कार चला रही एक महिला ने उनको टक्कर मारी और बताया जा रहा है किसी रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। वहीं खबर है सबिता भंडारी बनी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल भी। वोट चोरी मुद्दे पर तमिलनाडु यूथ कांग्रेस ने भी विरोध मार्च निकाला। अभी हमारे भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल पश्चिम बंगाल कोलकाता पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोलकाता के राजभवन पहुंचे, राज्यपाल ने उनका स्वागत भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे। और पीएम मोदी आज कोलकाता के बाद बिहार पूर्णिया का भी दौरा करेंगे। मैंने आपको बताया था एयरपोर्ट वगैरह उद्घाटन करेंगे और भी हजारों करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, है ना। और नेपाल में JNG विरोध प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या भी बढ़ी। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का रोडमैप जारी किया। लखनऊ और नोएडा बनेंगे GCC हब। वहीं खबर आ रही कंप्यूटर में AI और कोडिंग सीखेंगे अब यूपी के परिसरीय विद्यालयों के बच्चे। IIT कानपुर में इसको लेकर ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है, कक्षा 6 से 8वीं बच्चों के लिए, है ना। और देखिए बड़ी खबर, पति पत्नी के आधार पर 373 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया बिहार के नीतीश सरकार ने। ओके, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। और देखिए बैंकों को लेकर RBI गवर्नर ने बड़ा आदेश जारी किया। कहा कि सहकारी बैंकों को भी SBI HDFC बैंकों जैसी सुविधाएं चाहिए, तो उन्हें अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA को कम करना होगा और व्यावसायिक बैंकों के स्तर को हासिल करना होगा। तभी सहकारी बैंकों को भी SBI, PNB, HDFC जैसी सुविधाएं मिल पाएगी RBI की तरफ से, है ना। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री की पहल पर सुदृढ़ हो रही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं। राजस्थान में मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अब कम हुई है। और राजस्थान के सरकारी स्कूलों और हॉस्टलों में अब सिर्फ स्वदेशी उत्पाद मिलेंगे, शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। वहीं राजस्थान में जैन संत के सम्मान के लिए बनाया गया राष्ट्रपति भवन भी नागौर में। और राजस्थान के झुंझुनू में देखिए स्कूलों में चलेगा नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान। वहीं खबर आ रही मध्य प्रदेश में PM मित्रा पार्क में 91 कंपनियों को 1300 एकड़ जमीन अलॉट की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि 23,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 17 तारीख को PM मोदी इसका भूमि पूजन भी करेंगे। और छत्तीसगढ़ में देखिए प्रदेश में पहली बार सब जूनियर नेशनल कुराश चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहीं झारखंड में मौसम विभाग की चेतावनी है, 15 से 17 सितंबर तक कई जिलों में भारी बारिश
बारिश का अलर्ट रहेगा। लो प्रेशर का एरिया बन रहा है, यही वजह है कि भारी बारिश की चेतावनी है। और वहीं देखिए चंडीगढ़ में भी एक व्यापारी से 2.25 लाख रुपए की ठगी की गई। टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा, टास्क पूरा करने के नाम पर फंसाया और फिर मांगा प्रॉफिट तो ग्रुप से बाहर कर दिया। ऐसे साइबर ठगों से सावधान रहें। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए SBI क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं, यानी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 20 सितंबर से शुरू होगा एग्जाम। और बिहार में भी LDC के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, ये भी एग्जाम 20 सितंबर को ही होगा। वैसे बिहार में एक और परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया, पहली पाली का क्वेश्चन पेपर वायरल होने का आरोप है, देख सकते हैं डिटेल। और केट एग्जाम पर खबर आ रही, कॉमन एडमिशन टेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट एक्सटेंड हुई, अब 20 सितंबर तक आवेदन का मौका होगा। वहीं दोस्तों इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स जो रही उनकी डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान विद्युत विभाग में 2163 पदों पर भर्ती निकली। DSSB में भी 1180 पदों पर वैकेंसी चल रही है। RVNL में ये 2150 पदों पर वैकेंसी में फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 25 सितंबर, ठीक है। और कर्नाटक में ग्रामीण बैंकों में भर्ती निकली हुई 1425 पदों पर, लास्ट डेट 21 सितंबर। DSSB में 1180 पदों पर वैकेंसी, लास्ट डेट 14 अक्टूबर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 523 पदों पर भर्ती निकली हुई, लास्ट डेट 11 अक्टूबर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी 350 पदों पर वैकेंसी है, लास्ट डेट 30 सितंबर। ओके, तो ये तो रही कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स। और वहीं देखिए एजुकेशन पर एक और बड़ी खबर, CBSE ने बिना नोटिस एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन हटाया। और CBSE के इस फैसले के चलते अब 12वीं के जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं वो मल्टी करियर ऑप्शन नहीं चुन पाएंगे। 1.5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट पर असर होगा, क्योंकि पहले वाले नियम में डायरेक्टली JEE नीट वगैरह के लिए एंट्री मिल जाती थी उस सिस्टम से, लेकिन अब 2026 में CBSE की तरफ से ये बदलाव किया जा रहा है। रेडिट पर एक यूजर ने इसको लेकर क्वेश्चन भी पूछा, देख सकते हैं। और वहीं खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में 150 कंपनियां 40,000 युवाओं को नौकरी देगी। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ में आज से ही 2 दिवसीय कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो युवाओं के लिए अच्छा खासा मौका होगा जॉब रोजगार पाने के लिए। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए वृष राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा और वृश्चिक राशि वालों का भी रुका काम पूरा होने के योग है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी मौजूदा